हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए ट्रिपल सी का अर्धशतक यानी कि 50 प्रश्नों का टेस्ट रखा है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आप सभी को ट्राई करना है कि इस अर्धशतक में आपका स्कोर 50 में 50 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है अपनी ई बुक का। तो अगर आप हमारा ई बुक लेना चाहते हैं तो अभी उसे बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% का आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी कोड इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे ही ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी आप लिखेंगे वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ में ही आपको 14 डेज क्रैश कोर्स जो हमने कराया था उसका पीडीएफ भी हमने वहां पर शामिल कर दिया है। तो आप उसे चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दी गई है वहां से ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। मीन्स कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ और जावा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है और आप लोग जल्दी से भाई क्लास को एक बार शेयर करो। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सभी साथी शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, ठीक है। आज आप सभी को पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट मिलने वाला है और सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आपको पूरा क्लास बहुत ही अच्छे से करना है। और हमने आप सभी के लिए काम किया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमें जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आप बता दीजिए कौन कौन सी हमें क्लास करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जो मैंने ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम की प्लेलिस्ट बनाई है आपको देखना है, ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम की प्लेलिस्ट, ठीक है। ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम 2021 ऐसे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर आपको जाना है। तो वहां पर जो अभी हम ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम के लिए क्लास करा रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे पहले भी जो हमने क्लास कराए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी हमने इसी प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया है। तो अब ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम की प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास आपको दिखाई दें इसका मतलब वो सारे क्लास ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम के लिए अनिवार्य हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वही क्लास शामिल किए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर जो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्लास जैसे फाउंडर्स नेम हो गए हैं, कुछ शॉर्टकट की हो गई हैं, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की हो गई हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्लास हमने क्या किए हैं, इस अगस्त एग्जाम की प्लेलिस्ट में शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमने प्लेलिस्ट आपको बताई है, जैसे जो लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट है, जो आपकी क्रैश कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, ये आपको अनिवार्य करना ही करना है, क्योंकि वो सारी प्लेलिस्ट अब इसके अंदर हम नहीं शामिल कर सकते हैं। तो वो प्लेलिस्ट आपको अलग से देखना होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनके लेक्चर यहाँ अगस्त एग्जाम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हैं उनको आपको करना ही करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, POP3। अब POP3 क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। तो POP3 आपका ये प्रोग्रामिंग भाषाओं का समूह नहीं है। बाकी असेंबली लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग भाषा है, C++, जावा, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है और पूछा गया है, निम्न में से कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। आपको बताना है कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, C, रूबी या फिर VBNet या फिर C++। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला। ध्यान रखना है ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीन स्तर भाषा है। मशीन स्तरीय भाषा आपको बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन या फिर नन ऑफ दिस। इसमें से मशीन लेवल लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी। आपको पता है आपका जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर की कौन सी भाषा है, यानी कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझता है। आपका कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और मशीन लैंग्वेज किसमें आती है, तो ये आपकी एक लो लेवल की लैंग्वेज है, लो
लेवल आपकी लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सी एक मशीन स्थिर भाषा है? नन ऑफ दी। इसमें कोई भी ऐसी भाषा नहीं है, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि लो लेवल यानी कि मशीन स्तरीय भाषा हो। ठीक है, C++, जावा, पाइथन ये सभी कैसी हैं? सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ध्यान रखना है इस बात का। और हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान होता है प्रोग्रामर के लिए, बट कंप्यूटर को समझना मुश्किल होता है। तो इस अगर कोई भी प्रोग्राम लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कैसे कंप्यूटर समझेगा? उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो उसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। और आपको ये भी बता दें, जो आपका ट्रांसलेटर होता है दो प्रकार का होता है, आपने देखा होगा। जब हाई लेवल लैंग्वेज से हम ट्रांसलेट कराते हैं लो लेवल में, तो इसके लिए क्या होता है? एक तो आपका कंपाइलर इस्तेमाल होता है, ठीक है, कंपाइलर इस्तेमाल होता है। दूसरा आपका क्या होता है? इंटरप्रेटर। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में एक सवाल बनता है कि ऐसी कौन सा ट्रांसलेटर है, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो एक कथन को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है? तो इंटरप्रेटर क्या करता है? एक कथन को एक बार में ट्रांसलेट करता है, एक स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको फिर ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, बट जो आपका कंपाइलर होता है क्या करता है? पूरे स्टेटमेंट को एक बार में ही रीड कर लेता है और उसके बाद में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोनों में ये फर्क है, बट दोनों का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और आपने नाम सुना होगा असेंबलर का, ये भी एग्जाम में आता है कि असेंबलर क्या करता है। तो असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, एक भाषा अनुवादक है, बट ये असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, यानी कि जो असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखा गया है उसको ये ट्रांसलेट कराएगा मशीन लैंग्वेज में। और अगर कोई हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा गया है तो उसको ट्रांसलेट कराने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया, किसने डेवलप किया? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया है? आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। और भाई जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करो एक बार और, है ना, आप सभी शेयर करते रहो क्लास को ताकि और भी बच्चे शामिल हो जाएं आज के इस क्लास में, क्योंकि आज इस क्लास में हमने पूरे 50 प्रश्नों को शामिल किया है। और आपको एक बार देखना है, खुद को चेक करना है कि क्या इस क्लास में आप 50 में 50 का स्कोर कर पाते हैं, या फिर जो भी आप स्कोर कर पाएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंत में अवश्य बताएं कि आज की इस क्लास में आपने स्कोर कितना किया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में कौन सी में लूप का प्रकार नहीं है? कौन सा सी में लूप का प्रकार नहीं है आपको बताना है। डू, व्हाइल, इफ, एल्स, फॉर या फिर व्हाइल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, यहां पर बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेक करना है, इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है? F7, शिफ्ट F7, अल्ट F7 या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ में F7 आपको दबाना होता है। शिफ्ट F7 से ऑटोमेटिक आप स्पेल चेक कर सकते हैं। और अगर स्पेल चेक करने के लिए केवल आपसे शॉर्टकट की पूछें तो वहां पर फिर हो जाएगा F7। F7 स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, यही कई बार आपसे पूछते हैं थिसारस की शॉर्टकट की बताओ, तो कंट्रोल के साथ में आपको F7 दबाना होता है। कंट्रोल F7 शॉर्टकट की होती है थिसारस के लिए, भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट जैसे कि DOCX, PPTX, XLSX को ओपन करने सेव करने के लिए समर्थन शामिल है। क्या लिब्रे ऑफिस में भी आप कोई फाइल बनाते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट में सेव कर सकते हैं? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में DOC फॉर्मेट में सेव करना है, या फिर आपको PPTX में सेव करना है, या फिर XLSX में सेव करना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आपने लिब्रे ऑफिस में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है और आप जब को सेव करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जब हम इसको सेव करें तो उसका जो एक्सटेंशन हो वो .docx हो, और जब हम दोबारा से उस फाइल को खोलें तो फिर वो फाइल हमारी MS वर्ड में ओपन होना चाहिए। तो क्या आप लिब्रे ऑफिस पे काम करके उस फाइल को MS वर्ड पे ओपन करा सकते हैं, बाद में उसको उसी फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं? तो उसका जवाब होगा बिल्कुल करा सकते हैं, है ना। आप जब सेव करते हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्सटेंशन आपको दिखाई देती हैं, तो वहां से आप अपना DOCX यानी कि आप MS वर्ड का एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मेट में आप उसको सेव करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको बताना है सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। सी भाषा में अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और उसको कंपाइल करना चाहते हैं तो कंपाइल करने के लिए क्या हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं
बताओ क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना। हालांकि सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे एक तो क्वेश्चन भले ही आ जाए बट आते नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट के साथ में F9, ऑप्शन नंबर सी, अल्ट F9 हमें दबाना होता है। अगर हम प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं तो अल्ट F9 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया। मींस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। एंड्रॉइड, बॉस, सिम्बियन या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा सभी बच्चों को बताना है। देखो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, भारत की जो सरकारी एजेंसी है यानी कि सीडैक के द्वारा ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया है, बॉस का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का जिसका विकास किसने किया है, सीडैक ने किया है, तो ध्यान रखना है। बाकी एंड्रॉइड की बात करें तो ये क्या है, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन के लिए। और अगर आप बात करते हैं सिम्बियन की, तो सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नोकिया मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा नोकिया का जो छोटा मोबाइल फोन होता है ना, उसमें सिम्बियन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकते हैं। ई कॉमर्स के इस्तेमाल से यूजर क्या बचा सकते हैं, टाइम, वर्क, मनी या फिर ऑल ऑफ दीज। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। इससे आप क्या बचा सकते हैं, सब कुछ, यानी कि टाइम, वर्क, मनी, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है, स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। अगर आपने स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई वर्क किया है तो उसमें जो फाइल एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं तो जब आप उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम भी ऐड हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये फाइल आपकी किस प्रोग्राम पर बनाई गई है। तो अगर आपने स्प्रेडशीट यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम किया है तो वहां पर कौन सी आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, उसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। हमने आपको बताया लिब्रे ऑफिस का जो एक्सटेंशन होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है वो .ods होता है। अगर हम राइटर की बात करते हैं तो .odt होता है, ODT होता है। और यही अगर हम इम्प्रेस की बात करते हैं तो .odp हो जाएगा, फिर P फॉर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, टाइप क्या है, सोशल साइट है, ईमेल है, इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रकार है या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने और इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है, तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे हम शॉर्ट में IM का भी नाम देते हैं। देखो इंस्टेंट मैसेजिंग होता क्या है, आपने देखा होगा जब आप किसी को मैसेज करते हैं, जैसे आपने किसी को व्हाट्सअप किया है तो व्हाट्सअप करने पर क्या होता है, दूसरा व्यक्ति भी आपको रिप्लाई करता है और रियल टाइम में आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, रियल टाइम में आप वार्तालाप कर पाते हैं, है ना। जहां पर भी रियल टाइम में वार्तालाप होता है उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग का नाम देते हैं। और वो वार्तालाप कैसा होता है, चैट के द्वारा होता है, टाइप के द्वारा होता है, टाइप कर करके आप बात करते हैं, उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल बोलते हैं। जैसे आपका व्हाट्सअप हो गया है, आपका टेलीग्राम हो सकता है, आपका मैसेंजर हो सकता है ना, फेसबुक मैसेंजर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सभी क्या है आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत शामिल होते हैं। यही अगर आप किसी को मेल करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अगर ईमेल की, आपसे कोई पूछता है कि भाई ईमेल क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग में आता है या फिर नहीं आता है, तो ईमेल आपका इंस्टेंट मैसेजिंग में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि ईमेल से हम चैटिंग नहीं कर सकते हैं, ईमेल से हम कोई ऐसा वार्तालाप नहीं कर सकते। ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कोई मेल भेज सकते हैं, कोई अगर हमें लेटर भेजना होता है ना, कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो हम वो इस ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। बट अगर हमें गुड मॉर्निंग बोलना है किसी को, है ना, हमें कुछ चैटिंग करनी है, बातचीत करनी है ना, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई फिर IM इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टेंट मैसेजिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें, मैसेंजर इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अगर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो उसमें मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, मींस कितने सदस्य आप वहां पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 256 सदस्य आप जोड़ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी
जो हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप 256 सदस्यों को जोड़ सकते हैं। दूसरा एक सवाल आता है कि टेलीग्राम में आप कितने सदस्य जोड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 200 के, मतलब 200 के, यानी कि 2 लाख सदस्य, 2 लाख मेंबर आप टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं, बट व्हाट्सएप में आप 256 ही मेंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको बताना है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का इस्तेमाल होता है। अगर आप IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो कौन सा कोड डायल करना होता है। आप अपने मोबाइल डिवाइस का IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, कौन सा कोड आपको इस्तेमाल करना होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है जल्दी से। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, *#06#। तब आपको *#06# इस्तेमाल करना होता है IMEI नंबर की जानकारी के लिए। जैसे ही आप *#06# डायल करते हैं तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम हैं, 2 सिम स्लॉट हैं, तो वहां पर 2 IMEI नंबर आपको दिखाई देंगे। अगर एक है तो आपको एक IMEI नंबर दिखाई देगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसके माध्यम से आप किसी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। तो IMEI नंबर के माध्यम से आप किसी भी मोबाइल डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि IMEI नंबर द्वारा मोबाइल डिवाइस को ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार आपसे भी बताएं कमेंट बॉक्स में, इसका पूरा नाम क्या होता है, IMEI का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। और ये कितने डिजिट का होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, कितने अंक का होता है, मीन्स कितने डिजिट का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आपका 15 डिजिट का होता है। नोट कर लिया करो ये सारी चीज़ें, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। आप जब भी हमारी क्लास में बैठा करें तो अपने साथ में एक डायरी या एक कॉपी छोटी सी जरूर रखा करें, साथ में एक कलम रखा करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम आपको मौखिक बता देते हैं उन्हें आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी पर। उनसे आपको काफ़ी फायदा होगा। जब आपका एग्जाम होगा तो वो सारे पॉइंट आप जो मेन हमने आपको बताए ना, वो आप पढ़ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, *#06#। *#06# आपको डायल करना है और इससे आप IMEI नंबर पता कर सकते हैं। लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए। देखो एक चीज और आपको बता दें, पढ़ाई आपको ऐसे करना है ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए है, बट अगर आपने याद नहीं कर पाया है, आपको ध्यान नहीं है वो सारे क्वेश्चन, तो पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई आपको ऐसे करनी है कि जितना पढ़ें उतना आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको याद नहीं आता है तो जब आप एग्जाम में बैठते हैं, वहां पर जब आपने क्वेश्चन देखा है तब तो आपको याद आ जाना ही चाहिए कि हाँ ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और इसका आंसर ये वाला हो सकता है ना। ये जब ही होगा जब पूरे मन और लगन के साथ में आप क्लास को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर जरूर आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था और इसका ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखो लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है, Ctrl+1 दबाते हैं। Ctrl+1 दबाने से क्या होगा, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रोऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है। यानी कि जो आपका लिब्रोऑफिस इंप्रेस एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, इसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो लिब्रोऑफिस इंप्रेस में जो जूम है इसका न्यूनतम साइज कितना है, मिनिमम आप कितना जूम कर सकते हैं, बताइए। 5% या फिर 10%, 3000% या फिर 20%। तो हमने आपको कई बार बताया है लिब्रोऑफिस इंप्रेस की अगर बात करते हैं तो वहां पर मिनिमम 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, मिनिमम 5% तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम की बात करें अगर तो वहां पर फिर आप 3000% तक जूम बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको बताना है PMJDY की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJDY, बताइए। कौन सा यहां पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना आपका राइट आंसर होगा। PMJDY का मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, फेसबुक खाता बनाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। या कई बार पूछते हैं कि फेसबुक चलाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए।
ठीक है। तो किसी प्रकार से भी आपसे सवाल हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक खाता बनाने के लिए बात करें या फेसबुक चलाने की बात करें तो कितना आयु होना चाहिए, कम से कम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, यानी कि 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला IoT डिवाइस कौन सा था? पहला IoT डिवाइस कौन सा था? IoT का मतलब क्या होता है? IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ध्यान रखना है। तो पहला IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कौन सा था? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ATM मशीन। सभी को ध्यान रखना है, ATM मशीन। ठीक है, और ATM का फुल फॉर्म एक बार आप बताएं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी देखा गया है। ATM का फुल फॉर्म भी पिछले एग्जाम में भी कई बार पूछा है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ध्यान रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का पूरा नाम। ठीक है, और ये सभी फुल फॉर्म हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं, तो वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, और अगर वहां पर ना मिले तो वहां पर आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 20 में पूछा है IIS का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है IIS का पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा B, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इसका मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का इस्तेमाल होता है, बताओ। यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? 21 आपके सामने है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और कई बार आपसे पूछते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, आधार कितना होता है, तो उसका बेस 2 होता है। कितना? 2 होता है। और इसमें जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं, है ना। 0 और 1 के फॉर्म में ही आपका कंप्यूटर काम करता है। यानी कि जो हम लैंग्वेज में वर्क करते हैं, जैसा हमने आपको बताया, जो कंप्यूटर की भाषा है वो आपकी मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड बाइनरी कोड कहलाता है। और इस बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और इसमें जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। 22 में आपका राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कौन सी हैं? प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉडेम है, या फिर मॉनिटर है। ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, तो वो क्या है यहाँ पर बताइए। देखो, प्रिंटर तो आपका कैसा डिवाइस है? प्रिंटर से हम कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। मींस ये तो हमारा डेटा इंफॉर्मेशन को आउट करेगा, बाहर करेगा, इसका मतलब ये हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर से हम क्या करते हैं? आवाज सुनते हैं, है ना। स्पीकर से हमें ध्वनि सुनाई देती है, मतलब अगर हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, कुछ बजाना चाहते हैं, तो उसकी आवाज हमें कहाँ से निकलेगी? स्पीकर से ही निकलेगी। तो इसका मतलब ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो मॉनिटर क्या होगा? यहाँ पर भी हम जो भी कार्य करते हैं, हमारा कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट दिखाता है, उस रिजल्ट को हम मॉनिटर पर देखते हैं। तो मॉनिटर पर तो हमारे सामने एक रिजल्ट आता है जो हमारे कंप्यूटर ने, जो हमारे प्रोसेसर ने प्रोसेस करके हमें दिया है। तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि इससे भी हमें रिजल्ट दिखाया जाता है। बट मॉडेम की अगर बात करते हैं, तो मॉडेम क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पहले समझ लो। इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पर ये आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है आपका मॉडेम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर बात करते हैं फैक्स मशीन की, जो फैक्स मशीन है ना, ये भी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों है। फैक्स मशीन भी इनपुट और आउटपुट दोनों में कंसिडर की जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक और स्कैनर। पॉइंटिंग डिवाइस कौन से नहीं है? देखो, मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? वो डिवाइस जिनके माध्यम से हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर तक पहुंचते हैं। जैसे
हमें कुछ टाइप करना है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कीबोर्ड पर जब हम कुछ लेटर दबाएंगे तभी तो वो हमारे कंप्यूटर में हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कीबोर्ड से क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो यहाँ पर कीबोर्ड हमारा क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगा। बट इनपुट में कुछ ऐसी डिवाइसेज होती हैं जो कि कैसी होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती हैं, है ना। तो जिसमें आपका माउस भी शामिल है। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि हमने आपको बताया। जहां पर भी पॉइंटर कंट्रोल कर पाए, हमें पॉइंटर दिखाई देता है, हम चीज़ों को पॉइंट कर पाते हैं, वो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, ऑप्टिकल पेन भी है, जॉयस्टिक भी है। बट स्कैनर आपका ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस में आता है बट पॉइंटिंग डिवाइस में नहीं आता है। इनपुट डिवाइस में कैसे आता है, क्योंकि स्कैनर से हम किसी भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, या फिर आपने कोई प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं, उसका आपको स्कैन करना है, पीडीएफ बनाना है, तो आप स्कैनर में रख करके उसको स्कैन कर सकते हैं। और ये स्कैनर क्या करेगा, उस कॉपी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। बट यहाँ पर ये पूछा है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है, तो स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, केवल इनपुट डिवाइस में आती है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, बताओ। 25 में कौन सा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर पहला हो जाएगा 1970 के दशक में। 1970 में ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और कई बार आपसे पूछते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया, तो कौन सी जनरेशन में आया, चौथी जनरेशन में आया, है ना। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आपका आया, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, और यहाँ पर बताना है निम्न में किसका उपयोग पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने में किया जाता है। पावर पॉइंट के अंदर अगर आप स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा आपका प्रेजेंटेशन का जो स्क्रीन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्लाइड दिखाई देती हैं, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, है ना। ये आपका एक अलग से टास्क पैन होता है। और बाकी यहाँ पर आपकी स्लाइड जो एक्टिव होती है वो डिस्प्ले होती है। यहाँ पर आपकी डिस्प्ले होती है एक्टिव स्लाइड, ठीक है। ये प्लेस होल्डर होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्लाइड नंबर 1, 2 और 3 है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की पावर पॉइंट में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा कंट्रोल डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर ये हमारा 1 स्लाइड है और हमने इस पर क्लिक कर दिया और कंट्रोल डी दबा दिया, तो कंट्रोल डी दबाने से यही स्लाइड क्या होगा, ये यहाँ पर और आ जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो किसी स्लाइड को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं कंट्रोल डी को प्रेस करके, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा है यूटीआर का फुल फॉर्म। यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, यूटीआर का पूरा नाम क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है यूटीआर का फुल फॉर्म, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है यूटीआर कितने डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है यूटीआर, नंबर कितने अंक का होता है, ये आपको बताना है। जब आप आरटीजीएस या एनईएफटी करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ट्रांजैक्शन नंबर भी जनरेट होता है ना। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर आपको मिलेगा, तो उसी को हम यूटीआर कहते हैं, ठीक है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 डिजिट का होता है आपका यूटीआर, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 22 डिजिट। और एक 16 डिजिट का भी होता है, बट यहाँ पर 22 दिया है तो आपको 22 करेक्ट करना है। किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन में यूटीआर नंबर जनरेट होता है। अगर आप आरटीजीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, आप जब आरटीजीएस करते हैं और एनईएफटी करते हैं, दोनों में क्या होता है, यूटीआर जनरेट होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों में यूटीआर नंबर आपको जनरेट होगा, मिलेगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या कर सकते हैं, आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स बनाने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा देता है, क्या ये सही है। 31 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर बनाने की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं ओर जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे। स्प्रेडशीट में वर्तमान सेल के दाईं तरफ जाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर आपका है स्प्रेडशीट, और आपको पता है आपके स्प्रेडशीट में बहुत सारे कॉलम एंड रोज होते हैं।
कॉलम एंड रोज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी का नाम सेल होता है। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स को सेल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आप इस बॉक्स पर हैं और आप इस बॉक्स को हम सेल के नाम से जानते हैं, तो अगर आप इस सेल के दाईं तरफ जाना चाहते हैं, राइट साइड में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? तब हमें टैब इस्तेमाल करना होता है। टैब जैसे ही दबाएंगे तो हम अपनी सेल के राइट साइड में चले जाएंगे। वर्ड ध्यान रखना है, एक और शॉर्टकट की होती है। अगर आपसे ये पूछते हैं कि जो एक्टिव सेल है उस सेल के आप बाईं तरफ जाना चाहते हैं, मीन्स आप लेफ्ट जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तब हमें शिफ्ट के साथ में टैब दबाना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो राइट नहीं जाएगा, अब आप लेफ्ट जाएंगे। यही अगर आप एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है, जब आप एंटर प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, तो आप जो आपकी एक्टिव सेल होती है उसके जस्ट नीचे आ जाते हैं। जैसे मान लिया आपकी एक्टिव सेल ये वाली है और आप यहाँ पर हैं और आपने एंटर प्रेस कर दिया है, तो आप इस सेल के नीचे वाली सेल पे आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ में अगर आपने एंटर दबाया तो क्या होगा, आपकी जो एक्टिव सेल है इस सेल के आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेल से आगे जाने के लिए यानी कि राइट जाने के लिए हमें टैब दबाना पड़ेगा। सेल से लेफ्ट जाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ टैब दबाना पड़ेगा। सेल से हम नीचे आना चाहते हैं तो हमें एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और सेल से हम ऊपर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कहीं आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं? बताओ। भारत के कितने बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हैं? कौन सा यहां पर हो जाएगा 33 का आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46। ध्यान रखना है, ऑप्शन वी आपका राइट होगा। चलिए, और यहां पर आपको 34 में बताना है निम्न में नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। मींस नेट बैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू नेट बैंकिंग? एनईएफटी, आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। डिमांड ड्राफ्ट ये आपका नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। बाकी एनईएफटी की बात करें, आरटीजीएस की बात करें, दोनों क्या है, दोनों आपके नेट बैंकिंग से संबंधित हैं, बट डिमांड ड्राफ्ट आपका नेट बैंकिंग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की बताइए। लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की बताइए। देखो जहां पर भी कहीं प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट या इंप्रेस ना लिखा हो और स्लाइड की बात आए तो आप समझ जाएंगे कि स्लाइड यानी कि ये प्रेजेंटेशन की बात होती है ना। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात यहाँ पर हो रही है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए क्या शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? आप सभी को जवाब करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा Alt Shift F5 ऑप्शन पहला। Alt के साथ में Shift और F5 आपको प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। अभी मैंने बताया था आपको यही क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप सभी को बताना यहाँ पर क्या होगा सही जवाब। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन और या फिर इंटरप्रीटर, है ना। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या फिर इंटरप्रीटर। तो आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक बार में एक कथन को ही कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करेगा। वर्ड कंपाइलर की बात करते हैं तो ये पूरे स्टेटमेंट को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। और दोनों क्या है? दोनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? डॉट नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? डॉट नेट डोमेन जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में लास्ट में .com, .org, .in, .net, है ना, .mil ऐसे होता है। तो ये जो लास्ट में डोमेन के एक्सटेंशन होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? तो इसमें से एक है डॉट नेट जो क्या बताता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा फॉर द नेटवर्क रिलेटेड कंपनी एंड सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क रिलेटेड कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर को ही ये दर्शाता है डॉट नेट। ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर आप नई वर्कशीट बनाना चाहते हैं एक्सेल में तो उसकी शॉर्टकट की बतानी है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। शिफ्ट अल्ट और F1 जैसे ही दबाएंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, एक नई वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी, नई वर्कशीट आपकी बन जाएगी। शिफ्ट अल्ट और F1 आपको इस्तेमाल करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MAPI का फुल फॉर्म बताइए। MAPI का पूरा नाम आपको बताना है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। MAPI का मतलब होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ध्यान रखना है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 40 कहता है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक और क्लास आपको कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी कंप्यूटर फुल फॉर्म की दें, और यहाँ पर वो फुल फॉर्म ही शामिल करेंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो हम इस पर भी काम करेंगे। हमें जल्दी ही आपको एक क्लास देनी है जिसमें हम सारी फुल फॉर्म आपको पढ़ाएंगे, और वो फुल फॉर्म जो कि कहीं ना कहीं पीछे एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर पहला चैट सर्वर होगा। चैट सर्वर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है साटा का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है साटा का पूरा नाम क्या होता है, बताओ। 41 का राइट आंसर करना है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है यूपीआई का विस्तारित रूप क्या है, मींस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीआई का पूरा नाम आपको बताना है, पूरा नाम क्या होता है। यहां पर आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस होता है इसका पूरा नाम, और यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेम है बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, जहां पर देखो यहाँ पर पेमेंट्स होगा, यस भी लगा होगा साथ में, वैसे ही दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं तो आपको सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है फुल फॉर्म में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ही होगा, तो यस लगा होना जरूरी है ना। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आपका इसका पहला आंसर होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कहता है पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा है। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। फर्स्ट एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कौन सी है। पहली एआई भाषा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लिस्प, जिसे कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। और अगर आपसे पूछते हैं कि एआई, ठीक है, एआई का जनक किसे माना जाता है, एआई का फादर कौन है, तो याद रखना है जॉन मैकार्थी को एआई का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताइए। प्रेजेंटेशन में आप एक नई स्लाइड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। किस शॉर्टकट की से आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। कंट्रोल एम दबाने से क्या होगा, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। आपको क्या बताना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं। लो कॉस्ट, मोर सिक्योर, हाई स्पीड, ऑल ऑफ दिस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ आपको बताने हैं, इसमें कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार की सर्विस शामिल हैं, भी हम आगे आपको बताएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 प्रकार की सर्विस शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर रखा गया है, मींस स्टार्ट आइकन जो होता है वो डेस्कटॉप पर कहाँ पर होता है। टूल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार या फिर मेनू बार, कौन सी बार पर आपको स्टार्ट आइकन मिलेगा, तो ये आपको टास्क बार पर मिलेगा। ऑप्शन बी टास्क बार। आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा टास्क बार कहाँ पर होता है, सबसे नीचे होता है टास्क बार। यहीं पर आपका राइट साइड में टाइम और डेट दिया होता है, यहाँ पर स्टार्ट बटन होता है या स्टार्ट मेनू होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टास्क बार पर ही हमारा स्टार्ट आइकन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। अगर किसी स्लाइड को आप रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग द एस्केप की, बाय प्रेसिंग द लेफ्ट एरो की, बाय प्रेसिंग डाउन एरो की, बाय प्रेसिंग द अप एरो की। आप किसी स्लाइड को कैसे रोक सकते हैं, तो बाय प्रेसिंग द एस्केप की। आप एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे, आपका स्लाइड स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी करेंसी के हमने साइज और उसका कलर बता दिया है एक अलग से वीडियो में, तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताइएगा 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा मैजेंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, बताओ। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, 49 का जवाब करना है सभी बच्चों को। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी एक बार लाइक जरूर करें, है ना। तो आप सभी क्लास को लाइक अवश्य किया करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ में घंटे के भी बटन को दबा लेना, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, तो 3 प्रकार के सर्विस मॉडल हैं और इनकी भी फुल फॉर्म आती हैं, तो अभी हम आपको आगे बताएंगे, ये ध्यान रखना है। देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस ये 3 प्रकार के हैं। IaaS इसका फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
ध्यान रखना है। दूसरा है PaaS, इसका मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा है SaaS, इसका मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो बस 3 फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, चलिए। और अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है, बताओ। कंप्यूटर द्वारा जो रिजल्ट आपको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी, डाटा, आउटपुट या फिर इनपुट। तो आपको पता है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आउटपुट, जिसे हम इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कंप्यूटर द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट का नाम देते हैं, उसे हम इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और आप सभी को बता दें, अभी आप हमारा ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने इसको अपडेट कर दिया है और इसमें आपको अब 2400 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि 2400 से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। साथ में आपको फ्री 14 डेज क्रैश कोर्स का PDF भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, शामिल कर दिया। जो अभी हमने जुलाई एग्जाम के लिए 14 डेज का क्रैश कोर्स कराया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी हेल्पफुल रहा बच्चों के एग्जाम के लिए, तो वो सारे PDF भी हमने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर जो पहले मिलता था, यानी कि इसमें लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की हैं, वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की हैं, लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी आप इस पर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको CCC/5 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर केवल और केवल 3 अगस्त 2021 तक मान्य होगा। 3 अगस्त 2021 रात 11 बजे तक ही आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो जिनको भी ई बुक लेनी है, या फिर आपने अगर अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई है और आप कम समय में ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो इस ई बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है तो इसे अवश्य डाउनलोड करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।